हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त सूर्यदेव। आज अपना एक विशेष सेशन हम लेके आ रहे हैं। भारत माता के जो वीर सपूत है, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, ठीक है, मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपनी तरफ से। भारत माता के जो वीर सपूत जो थे, जिन्होंने 1999 में अपना जो पड़ोसी जो राज्य था, जिसने घुसपैठ करवाई थी, भारत का जो जम्मू कश्मीर जो राज्य था, उसमें जो कारगिल जो रीजन था, जो लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, उसमें जो घुसपैठ करवाई थी, उसका विशेष सेशन आज हम लेके आ रहे हैं। उन जो वीर शहीद है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है। अब हम उस चीज के जो युद्ध जो हुआ तो उसके बैकग्राउंड पे चेक के चलते हैं। उस पे महत्वपूर्ण विषय जो वहां पे जो हुआ था कि किस कारण वो युद्ध हुआ, तो उस पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। उस युद्ध का बैकग्राउंड क्या था, पृष्ठभूमि क्या थी कि वो युद्ध हुआ क्यों था। देखो, हम अगर बात करते हैं भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में, अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है वो अपना ताज है, ठीक है। भारत का ताज है जम्मू कश्मीर राज्य। ये अपना जम्मू कश्मीर राज्य है, भारत का ताज है, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है ना, पहले एक देशी रियासत होती थी, ठीक है। देशी रियासत होती थी। जब भारत जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम भारत में शामिल नहीं हुआ था जम्मू कश्मीर, क्योंकि वहां का एक राजा होता था हरि सिंह, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम देशी रियासत है, अपना अलग संविधान या अलग देश बनाएंगे जम्मू कश्मीर को। तभी से इसका विवाद चलता आ रहा है। और उस टाइम भारत का जो प्रधानमंत्री होता था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष भी कहा जाता था। कहा जाता है यहाँ पे वो चीज जो अपन पॉलिटिकल साइंस में जहां पे डिस्कस भी करेंगे, देखो कहा जाता है कि जितनी भी देशी रियासत थी 93 के समथिंग, उनमें कहा जाता है कि सबका भारत में एकत्रित करने का जो काम था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, और उन्होंने उस काम को बेखूबी से निभाया भी। लेकिन जो जम्मू कश्मीर रियासत जो थी ना, जम्मू कश्मीर रियासत का जो था, जो कि जम्मू कश्मीर रियासत का क्या करना है, उसका जो पूरा का पूरा जो अधिकार था वो पीएमओ के अंडर था। ये सबसे बड़ी गलती थी उस टाइम की। वो पीएमओ के अंडर वो पूरा काम दे दिया गया। अगर गृह मंत्रालय के अंडर जम्मू कश्मीर को डाला होता तो आज जो जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो ऐसी नहीं होती, ठीक है। अगर हम यहां पे देखें तो पाकिस्तान जो अपना पड़ोसी जो देश है, जो हमेशा घुसपैठ करता रहता है भारत में, 1947-48 में भी उन्होंने घुसपैठ करवाई भारत में। कबीलाई जो थे उनके रास्ते या उनमें अपने सशस्त्र सेना या आर्मी को भी शामिल किया, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में आज तक 4 युद्ध हुए, और उन चारों के चारों युद्धों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, ठीक है। एक तो आजादी के समय में 1947-48 में जो लड़ाई हुई, उसके बाद 1965 में, 1971 में और 1999 में, ठीक है। चारों युद्धों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन फिर भी मानता नहीं है वो, ठीक है। हम यहां पे भारत के बारे में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है, देखो उसका जो लगभग 70 या 75 हजार वर्ग किलोमीटर, 70 से 75 हजार जो वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो पाकिस्तान ने दबा रखा है। ये जो एरिया, ये सारा का सारा यहां तक, इसको कहा जाता है, ये जो एरिया यहां पे ये जो दबा हुआ ना, ये पाकिस्तान के अंडर है। इसको कहा जाता है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, या हिंदी में देखें तो पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर। और जो ऊपर वाला जो एरिया है, इस लाइन से जो ऊपर वाला जो एरिया है, इसको कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान। ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का जो एरिया है पाकिस्तान ने दबा रखा है। इसका एरिया लगभग 75 हजार वर्ग किलोमीटर है। मतलब जम्मू कश्मीर का जो टोटल एरिया 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसका 70 से 75 हजार वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान ने दबा रखा है, ठीक है। अब अगर इस तरफ हम देखें, ये वाला जो एरिया, ये इस तरफ अगर देखें, ये जो एरिया है उसको कहा जाता है अक्साई चीन, अक्साई चीन। और ये जो लाइन है यहां पे, इसको कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि अक्साई चीन और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के बीच में लाइन है।
और यहां पे ये जो लाइन है इसको कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि युद्ध का कारण क्या बना था, ये कारगिल के युद्ध का कारण क्या बना था। देखो भारत की जो LOC जो लाइन है ये यहां से शुरू होकर यहां तक जाती है, यहां पे खत्म हो जाती है, ये जो पॉइंट है। और ये जो ऊपर का जो एरिया आप ये देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो एरिया है ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। आपने नाम सुना होगा, विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध जो स्थल है, बैटल जो फील्ड है, उसका जो नाम है वो है सियाचिन ग्लेशियर। तो ये जो एरिया है ये है सियाचिन ग्लेशियर, इस एरिया का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। देखो ग्लेशियर किसको कहा जाता है, ग्लेशियर कहा जाता है हिमनद, या जहां पे पूरा बर्फ जमी उसको कहा जाता है ग्लेशियर। तो भारत का सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम आता है सियाचिन, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, जिसकी हाइट लगभग 5500 मीटर, ठीक है, 5500 मीटर की हाइट पे। कहा जाता है कि सर्दियों में, विंटर में यहां पे जो टेम्परेचर है वो माइनस में 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, मतलब मारने वाली ठंड होती है वहां पे। ठीक है, 1999 के कारगिल युद्ध का सबसे बड़ा जो रीजन था वो सियाचिन ग्लेशियर था। सियाचिन ग्लेशियर कैसे था, देखो सियाचिन जो ग्लेशियर है उस पे जो अधिकार जो था 1984 से पहले सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कोई नहीं जानता था, मतलब किसी को कुछ लेना देना नहीं था सियाचिन ग्लेशियर से, ना पाकिस्तान को ना भारत को। लेकिन 1984 में क्या हुआ, ध्यान से देखना, यहां से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हम शहीदों को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, साथ साथ अपना जो कंपटीशन से रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी मैं यहां पे क्लियर करूंगा आपके। ठीक है, 1984 में क्या हुआ, 1984 में क्या हुआ, 13 अप्रैल की बातें हो, 13 अप्रैल की बातें। 1984 में क्या हुआ, पाकिस्तान जो था ना, पाकिस्तान तो पहले से ही घुसपैठ करता आ रहा था भारत में, यहां पे भी उसने घुसपैठ की कोशिश की। पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना सियाचिन ग्लेशियर पे अधिकार कर लिया जाए, अगर वहां पे अधिकार कर लिया तो भारत पे निगरानी करना आसान होगा, क्योंकि वो ऊंचा क्षेत्र है, वहां से आराम से देखा जा सकता है कि भारत पे निगरानी रखी जा सकती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज यहां पे हो रही है। तो भारत की इंटेलिजेंस से पता लगा कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करने वाला है, तो भारत ने आव देखा ना ताव, और यहां पे क्या किया, पाकिस्तान से पहले, पाकिस्तान के जब सैनिक यहां पे प्लान कर रहे थे उससे पहले यहां पे क्या किया, भारतीय सेनाओं को डिप्लॉय कर दिया सियाचिन में। और इस स्थिति में डिप्लॉय किया कि भारतीय सैनिकों के पास उस ठंड के लिए वस्त्र भी नहीं थे, माइनस में 50 डिग्री के टेम्परेचर में रहने के लिए वस्त्र नहीं थे भारत के पास, लेकिन फिर भी डिप्लॉय किया वहां पे भारत के वीर जवानों को। ठीक है, उसके बाद जब पाकिस्तान वाले लोग वहां पे आए तो दोनों के बीच में फाइटिंग हुई, और इसका सियाचिन ग्लेशियर का कुछ हिस्सा है जो चाइना के अंडर, सॉरी पाकिस्तान के अंडर है, बाकी अपने सारा भारत के अंडर है। तो एक टाइम वो भारत की विजय हुई थी उस टाइम। और यहां पे याद रखना, जो ऑपरेशन जो आर्मी ने किया था उस ऑपरेशन का नाम था, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध है सियाचिन ग्लेशियर से, सियाचिन ग्लेशियर पे भारत के अधिकार से संबंधित है ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत, याद रखना ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर। और कहा जाता है कि वहां पे इंटेलिजेंस से पता लगा, क्योंकि पाकिस्तान यूरोप से कपड़े मंगवा रहा था माइनस में 50-60 डिग्री टेम्परेचर में रहने के लिए, तभी इंटेलिजेंस से पता लगा कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करने वाला है। और ये पाकिस्तान जो था उसको मुंह की खानी पड़ी यहां पे। और आज के दिन भी पाकिस्तान चाहता है कि वहां पे ऐसा हो कि पाकिस्तान का अधिकार हो, क्यों, और वो ऐसा एरिया है जहां पे दोनों सैनिक लड़ाई में इतने नहीं मरते जितने कि वहां पे ठंड या जो वहां पे जो बर्फ का जो पड़ाव होता है जिसको अवलांची कहा जाता है, ठीक है, अवलांची जिसको कहा जाता है, उससे सैनिक ज्यादा मरते हैं वहां पे। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं कारगिल के युद्ध का, कि कारगिल का युद्ध होने का कारण क्या था। एक तो ये कारण था, देखो क्या हुआ, यहां पे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और भारत का अधिकार होगा सियाचिन ग्लेशियर। अब देखो क्या होगा आगे चल के, अगर हम देखते हैं अब क्या होगा आगे चल के, अगर मैं 1998 की बात करूं, मैं ये 1984 की बातें थी, और 1984 में जो 1998, 99, 2001 तक भारत जो पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख था, जो आर्मी, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, वो कौन था, परवेज मुशर्रफ। आपने नाम भी सुना होगा, परवेज मुशर्रफ आज के दिन शरणार्थियों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, क्योंकि उसने वहां पे आर्मी रूल लगा दिया था पाकिस्तान में, राष्ट्रपति भी वही था और सेना का प्रमुख भी वही था 2007-8 तक।
ठीक है, देखो क्या हुआ था जब सियाचिन ग्लेशियर पे जब हमने वहां पे अधिकार किया, तो एक स्पेशल फोर्स का कमांडर था कौन, परवेज मुशर्रफ। उसको ये बात बहुत बुरी लगी। उसने सोचा कि आगे चल के भारत से सियाचिन ग्लेशियर छीनना है, और आगे चल के वो सेना प्रमुख तब बना। तब उसने क्या किया, देखो 1998 की अगर हम बात करते हैं, 1998 की अगर हम बात करते हैं, तो 1998 में क्या हुआ था, पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान ने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया पाकिस्तान ने 1998 में। भारत ने भी किया था, भारत ने भी किया था, भारत ने 1974 में भी किया था। जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी ना, तब 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु प्रशिक्षण किया था, न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, लेकिन दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट की बात करें तो 11 मई और 13 मई, उस टाइम भारत का प्रधानमंत्री होता था अटल बिहारी वाजपेयी, 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे एपीजे अब्दुल कलाम के अंडर में। ठीक है, लेकिन इसी के बाद, इसके बाद 13 मई के बाद कहा जाता कि 28 मई और 30 मई को पाकिस्तान ने भी परमाणु प्रशिक्षण कर लिया था, यहां पे परमाणु टेस्ट कर लिया था, 98 में परमाणु टेस्ट कर लिया था पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान परमाणु टेस्ट हो गया और परमाणु पावर पाकिस्तान हो गया, और पाकिस्तान क्या हुआ, अभी घमंड में आ गया कि दोनों जो देश है, दोनों जो कंट्री हैं, दोनों के दोनों कंट्री क्या है, परमाणु पावर हो गई, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर है दोनों के पास। अब क्या होगा, कहा जाता है कि दिसंबर, देखो क्या होता था, ये जो पोस्ट देखो यहां पे, ये मैं बता रहा हूं, ये अपना है एलओसी। देखो एलओसी जो है ना, एलओसी के इस तरफ वाला जो एरिया, इसको कहा जाता है पीओके। मैंने बताया ऊपर वाले एरिया को गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है। ये जो पीओके जो एलओसी जो है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये केवल यहां तक ही है, लाइन ऑफ कंट्रोल के हर यहां तक। यहां पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है NJ 9842। NJ 9842 एक पॉइंट है जहां तक एलओसी जाती है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि जो भारत है वो इस तरफ वाली लाइन को मानता है अपनी, कि ये जो एलओसी यहां से जाती है और सियाचिन ग्लेशियर से वेस्ट में पश्चिमी साइड से होती हुई यहां तक जाती है, और यहां पे है इंदिरा पॉइंट, या सॉरी इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ठीक है, तो ये इस लाइन को भारत कहता है AGPL, AGPL, ऑल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ठीक है, ये भारत इस रेखा को मानता है यहां से लेके ये, लेकिन ये पाकिस्तान मानता है कि ये लाइन नहीं है, हम इसको मानते हैं यहां से यहां तक, जो कि काराकोरम पास तक जाती है, पाकिस्तान इसको मानता है। ठीक है, तो मुद्दा यही था कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर वापस लेना चाहता था, और परवेज मुशर्रफ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, कि जो कि 1984 में जिसको लगा था कि सियाचिन ग्लेशियर अपने पास होना चाहिए। अब देखो क्या होगा, देखो ये जो एलओसी जो है ना, यहां पे पहाड़ियां, ये पहाड़ियां, और ये जो एरिया है यही है कारगिल, कारगिल, कारगिल। देखो क्या होगा, यहां पे जो कारगिल जो तहसील जो पड़ती थी लद्दाख में, लद्दाख जो उस टाइम क्या होता था, जम्मू कश्मीर पूरा इकट्ठा होता था, आज के दिन दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी होगी, केंद्र शासित प्रदेश। उस टाइम जो कारगिल जो तहसील होती थी, उसमें जो पहाड़ियां होती थी ना, ऊंची पहाड़ियां, ऊंची चोटियां, जिनकी ऊंचाई 4500 मीटर से 5000 मीटर तक थी। अब क्या हुआ, दोनों देशों में एग्रीमेंट था एक, भारत और पाकिस्तान की, जो ऊंची चोटियां हैं उनमें विंटर सीजन में अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक वो पोस्टें खाली कर दी जाएंगी, और उन पे कोई भी, ना तो पाकिस्तान वाले सैनिक आएंगे ना भारत वाले, मतलब कम हाइट पे आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं थी, क्योंकि टेम्परेचर -30 तक वहां पे चला जाता था। उसी चीज का फायदा उठाया पाकिस्तान ने, उसी चीज का फायदा उठाया पाकिस्तान ने, जब नवंबर दिसंबर 1998 में जब भारतीय सेना ने यहां से गमन करके नीचे हाइट पे जब आ गए, तो पाकिस्तान का जो प्रमुख था परवेज मुशर्रफ, उसने एक प्लान तैयार किया। प्लान क्या था कि यहां से सेना को डिप्लॉय किया जाएगा इन पहाड़ियों पर, क्योंकि वहां पे भारतीय सैनिक नहीं थे, वो नीचे आ गए थे बेस में। ठीक है, अब क्या होगा, जब कारगिल की पहाड़ियों पे जब पाकिस्तानी सैनिकों को डिप्लॉय किया गया, ठीक है, वहां पे भारत की एक कमजोरी की, कि भारत की इंटेलिजेंस वहां पे बहुत कमजोर, भारत का इंटेलिजेंस को खबर ही नहीं लगी कि ऐसा हो रहा है।
तो एक इंटेलिजेंस की भी वहां पे कमजोरी थी भारत में, कि भारत को पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा हमारी पोस्टों पे, और कम कहा जाता कि 3 से 4 महीने तक वहीं पे रहे वो सैनिक। अब पता कैसे लगा, पता कैसे लगा कि घुसपैठी पाकिस्तानी भारत में आ चुके, सारे एग्रीमेंट तोड़ के। देखो एग्रीमेंट हुए हैं, देखो क्या होता था 1947-48 में जब लड़ाई हुई थी, जो अपनी एलओसी है उसको कहा जाता था सीज फायर लाइन। सीज फायर नाम से पता लग रहा है कि मतलब सीमा पे गोलाबारी का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। अब 1972 में जुल्फिकार जो अली भुट्टो थी और जो भारत का जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन दोनों के बीच में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, और उसके तहत इस लाइन का नाम कर दिया गया था एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, देखो 19 नवंबर दिसंबर में मैंने बताया कि पोस्टें खाली हो गई थी। उसके बाद भारत के जो प्रधानमंत्री जो थे ना, भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, और वो खुद से फ्रंट करके पाकिस्तान गए थे। कब? 19 फरवरी 1998 को। देखो आप 19 फरवरी 1999 को, 19 फरवरी 1999 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बाघा बॉर्डर के रास्ते से बस में बैठ के कहां गए? पाकिस्तान में, कि अब बहुत हो गई दुश्मनी, अब मित्रता का हाथ बढ़ाते और एक साथ विकास के रास्ते पे चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तो फितरत है धोखा देना। अब क्या होगा, वहां पे 21 फरवरी को एक एग्रीमेंट हुआ, 1999 को एक एग्रीमेंट हुआ वहां पे, लाहौर एग्रीमेंट, ठीक है। वो एग्रीमेंट हो रहा था, कहा जाता कि उस टाइम जो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था, उस टाइम पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था उसने क्या किया, कहा जाता कि उसको पता ही नहीं था कि एलओसी पे हो क्या रहा है। कहा जाता कि सारा का सारा काम किया हुआ किसका था? सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ का, ठीक है। कहा जाता कि सेना में केवल 3-4 लोगों को पता था कि क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री तक को खबर नहीं थी इस बात की कि क्या होने वाला है। अब देखो एग्रीमेंट हो गया, लाहौर एग्रीमेंट। उसके बाद मैंने बताया कि ऊंची चोटियां खाली कर दी जाती थी, लेकिन पाकिस्तान वालों ने अब उन ऊंची चोटियों पे आके बैठ गए थे। अब क्या हुआ, पता कैसे लगा? देखो क्या हुआ था, अप्रैल का महीना, अप्रैल, उसके बाद मई में 2 या 3 मई की बातें हैं, ठीक है। क्या हुआ था, जो पहाड़ी एरिया जो होता है ना, पहाड़ी एरिया में पशु पालते हैं जिसको क्या कहा जाता है? याक, ठीक है। पहाड़ी एरिया में पशु पालते हैं जिसको याक कहा जाता है, बड़े बड़े बाल होते हैं, जो कि बनाई बर्फ वाले एरिया में रहने के लिए होता है, ठीक है। कहा जाता है कि वहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था तासी नामग्याल, तासी नामग्याल। ये एक व्यक्ति था जो कि अपना एक जो इसका याक गुम हो गया था चराते चराते, उस याक को खोजने के लिए पहाड़ियों के ऊपर चढ़ाए और दूरबीन से देख रहा है कहीं मेरा याक ना दिख रहा हो, और उस याक तो नहीं दिखा इसको, लेकिन वहां पे उन ऊंची पोस्टों पे बैठे हुए 5-6 व्यक्ति इसको नजर आए। इसको पता था कि इन पोस्टों को खाली कर दिया जाता है विंटर में, तो इसने वापस नीचे आके जो पोस्टों पे जो भारतीय सैनिक बैठे थे उनको आके बताया कि ऐसा कुछ है कि कोई घुसपैठिए बैठे हो पहाड़ियों पे, टाइगर। देखो उस टाइम बहुत सारी ऐसी पहाड़ियां, कहा जाता है पाकिस्तान ने 80 से 100 किलोमीटर का जो एरिया था उसमें 150 से 200 ऐसी पहाड़ियां थी जिन पे ऊंची पहाड़ियों पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। और ऐसी सीधी सी बात है, जो ऊंची पहाड़ियों पे आके बैठेगा उसको वो पावर ज्यादा होगी उसकी, जो नीचे से फायर करेगा, ठीक है। ऊपर से ब्रस्ट फायर कर देगा, नीचे से 1 फायर कर रहा है, ऊंचे से 50 फायर कर रहा है। तो उस टाइम जो पाकिस्तान जो था वो मजबूत स्थिति में था, लेकिन फिर भी भारत ने उसको हराया, ठीक है। हुआ क्या था, तासी जो नामग्याल था उसने भारतीय सैनिकों को आके बताया कि ऐसी कुछ बात है। अब क्या होगा, इसके बाद कहा जाता है कि 5 मई को एक पेट्रोलिंग टीम, भारतीय जो सैनिक थे उनकी एक पेट्रोलिंग टीम चेक करने गई उसके साथ, तासी नामग्याल के साथ, कि देखते हैं क्या है। अब वो गई ना, तो 5 जो सैनिक थे उनको पाकिस्तानियों ने बंदी बना लिया था, बंदी बना के उनका कत्ल, टुकड़े टुकड़े कर दिए उनके, ठीक है, कर दिए टुकड़े, उनको वापस भेज दिया। अब क्या होगा, 14 मई को एक और पेट्रोलिंग टीम जाएगी, क्योंकि अभी तक भारतीय सैनिकों को पता नहीं था कि वहां पे पाकिस्तानी सैनिक है। उनको ये लग रहा था और कि ये आतंकवादी है, ये है मुजाहिदीन जो आतंकवादी है वो है ये। उनको नहीं पता था कि पाकिस्तानी सैनिक रेगुलर आर्मी के सैनिक है, ट्रेंड सैनिक है। वो पता लगेगा बाद में, तब ये टक्कर देंगे यहां पे, ठीक है। अब क्या होगा, 14 मई को एक और पेट्रोलिंग टीम गई यहां पे, और वहां पे जो पेट्रोलिंग टीम का जो कमांड कर रहा था वो था सौरभ कालिया।
सौरभ कालिया, ये उस टाइम कमांडिंग ऑफिसर था वहां पे, कप्तान। ठीक है, ये वहां पे गया तो इसको भी यहाँ पे क्या कर लिया, बंदी बना लिया। और कहा जाता है कि सौरभ कालिया के साथ इतनी बर्बरता हुआ व्यवहार किया गया, उसकी आंखें निकाल ली गई, नाक काट दिया गया, कान काट दिया गया, प्राइवेट पार्ट्स जो है उनको काट दिया गया। ठीक है, टुकड़े टुकड़े करके बोरियों में भर के वापस फेंक दिया गया। अब क्या होगा, ये खबर जो जाएगी ये अपने गृह मंत्रालय में पहुंचेगी, वहां से पाकिस्तान के पास खबर जाएगी ऐसा कुछ हो रहा है। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या कहता है यहाँ पे कि नवाज शरीफ जो होता है वो क्या कहता है यहाँ पे कि ये मुजाहिदीन हो सकते हैं, भारतीय आर्मी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसको अब तक खबर नहीं कि आर्मी है। लेकिन अब क्या होगा, भारतीय सेना यहाँ पे मोर्चा संभालेगी। और कहा जाता है कि 19 मई को रियल में कारगिल युद्ध की शुरुआत हो गई थी, 19 मई को। क्योंकि अब क्या हुआ, इंतहा की हद हो गई थी 19 मई से। और कहा जाता है कि 26 जुलाई तक कारगिल का युद्ध चला था। शुरुआत तो वैसे 3 मई को ही हो गई थी, लेकिन आर्मी ने फ्रंट पे आके लड़ाई शुरू करी 19 मई को, जब सौरभ कालिया के साथ ये घटना हुई उसके बाद। ठीक है, देखो कहा जाता है कि सौरभ कालिया जो था वो कैप्टन था, उसके बाद उसके साथ जो भी दुर्व्यवहार, जो नरसंहार जो किया गया, उसके बाद यहाँ पे आर्मी फ्रंट में आई। 19 मई को यहाँ पे स्टार्ट हुआ युद्ध। उसके बाद एक एक करके सारी की सारी चोटियों को पाकिस्तान से खाली करवाया गया, जिसमें सबसे प्रमुख जो चोटियां थी वो कौन सी थी, एक तो थी टाइगर हिल्स, एक थी तोलोलिंग हिल्स, एक थी 5140 पॉइंट, एक थी 5875 पॉइंट। ठीक है, 53, ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे। ये 2 पॉइंट इसलिए फेमस है क्योंकि उस टाइम एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैप्टन बत्रा। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा, कैप्टन बत्रा। उसको परमवीर चक्र भी मिला था। याद रखना, जो कारगिल का जो युद्ध हुआ था ना, कारगिल के युद्ध के लिए 4 व्यक्तियों को परमवीर चक्र दिया गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। युद्ध क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। ठीक है, शांति के क्षेत्र में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, ठीक है, और शौर्य चक्र दिया जाता है। वो जो 4 जो व्यक्ति थे जिनको 4 जो हमारे शहीद थे, हमारे वीर जवान थे, जिन्होंने भारत के लिए अपने खून, अपने जीवन और अपनी जवानी यहाँ पे बलिदान दे दी थी अपने भविष्य के लिए। ठीक है, वो 4, कहा जाता है कि यहाँ पे भारत की कैजुअलिटी लगभग 550 सैनिकों की यहाँ पे कैजुअलिटी हुई थी। और कहा जाता है कि पाकिस्तान ने तो यहाँ पे अपने सैनिकों को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था कि हमारे सैनिक ही नहीं है, हमारे सैनिक नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जिनको भारत में दफनाया गया था, क्योंकि सैनिक जो होता है ना उसका सम्मान करना चाहिए। वो अपने लिए नहीं लड़ रहा, अपने देश के लिए लड़ रहा है, चाहे वो भारत का सैनिक हो, पाकिस्तान का सैनिक हो, उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान ने शव लेने से मना कर दिया, भारत ने बहुत सारे ऐसे शव थे जिनको यहाँ पे दफनाया। और एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसको निशान हैदर भारत ने दिलवाया था। जैसे भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है ना परमवीर चक्र, पाकिस्तान में निशान हैदर। और उस व्यक्ति का जो नाम था वो था कैप्टन कर्नल शेर खां। उस व्यक्ति के लिए भारत ने सिफारिश की थी कि इसने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी है और इसको निशान हैदर मिलना चाहिए। तो सैनिकों का सम्मान होना चाहिए, चाहे जो भी देश, जिस भी देश से वो बिलोंग करते हो। 4 ऐसे व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र यहां पे मिला। उन व्यक्तियों में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा, ये है 4 जो व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र मिला है। 4 वीर शहीद जिनको परमवीर चक्र मिला है, जो कि वीरता के क्षेत्र में वार टाइम में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, सबसे पहले विक्रम बत्रा। कहा जाता है कि इसका एक स्लोगन बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। कहा जाता है कि जो एक पॉइंट था ना, मैंने अभी बताया 5140, इस पॉइंट को इसने जीत लिया था, मतलब इस पे ऑक्यूपाई हो गया था इसका। इसके बाद इसने कहा कि दिल मांगे मोर, कि अभी मैं और लड़ना चाहता हूं और पाकिस्तान सैनिकों को मारना चाहता हूं। और दिल मांगे मोर, माई हार्ट। जो विक्रम बत्रा जो था ना, उसका एक चीज और थी। ये जो व्यक्ति जो था, इसमें कहा जाता है कि जो कारगिल का युद्ध था उसमें सारे के सारे जवान सैनिक थे। मैंने जितना भी अब तक रिकॉर्ड देखा, सारे 20, 24, 25, बस ये उनका एज एवरेज जो था। क्योंकि सारे के सारे जो NDCDS जो करके IMS से पास आउट थे, सबको डिप्लॉय किया गया था जम्मू कश्मीर में।
ठीक है, ये 26 साल का था, मनोज पांडे क्या था 24 साल का था, और जो योगेंद्र यादव जो था, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, केवल 18 साल का, केवल 18 साल का था। उसके शरीर में 15 गोलियां लगी थी, 15 गोलियां लगने के बाद भी लड़ रहा है वहां पे, ठीक है। 15 गोलियां लगने के बाद नीचे आया है, भारतीयों को बताया गया कि अब पाकिस्तान की प्लानिंग क्या है, वहां पे सुन के आया वो। 18 ग्रेनेडियर का एक ग्रेनेडियर था, वो कौन, विक्रम यादव, सॉरी योगेंद्र यादव, योगेंद्र यादव, परमवीर चक्र मिला था इसको भी, ठीक है। उसके बाद मनोज पांडे, मनोज पांडे ये एक गोरखा रेजिमेंट का सैनिक था, लेफ्टिनेंट, ठीक है। मनोज पांडे, कहा जाता है कि गोरखा जो होते हैं ना सबसे बहादुर सैनिकों में माने जाते हैं गोरखा। कहा जाता है कि गोरखा जिसके पास हो ना, हार का मतलब नहीं है, वो जीतेंगे जिसके पास भी गोरखा हो। इनका मुरीद तो हिटलर हो गया था, गोरखों का मुरीद हो गया था हिटलर, कि अगर ये मेरे पास सैनिक हो ना तो पूरे विश्व पे राज कर सकता हूं मैं। और अपना जो एक सेना प्रमुख भी तो हुआ ना 1972 की जो लड़ाई, 71-72 में जो लड़ाई हुई थी बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ, उसमें सर मानेक शाह का आपने नाम सुना होगा। मानेक शाह ने एक बात कही थी उस टाइम गोरखों के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है ना कि मुझे डर नहीं लगता, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो क्या है, एक गोरखा है। तो आपको पता लगा कि गोरखों की बहादुरी के बहुत बड़े बड़े किस्से हैं यहां पे। उसके बाद एक और व्यक्ति है, उसका नाम है संजय यादव, ठीक है, संजय सिंह। ये 4 व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र दिया गया था बहादुरी के लिए वार टाइम, ठीक है। कहा जाता है ना कि इस टाइम भी अगर किसी का खून ना खोले ना तो वो जो जवानी है वो बेकार है, ठीक है। इस टाइम भी किसी का खून अगर है वो नहीं खोले तो वो जवानी बेकार है। तो ये सारे के सारे जवान सैनिक थे, ठीक है, सारे के सारे जवान सैनिक थे जिनको डिप्लॉय किया गया था यहां पे, ठीक है। ठीक है, कहा जाता ना कि जो भरा नहीं है बाहों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं, ठीक है। और इसी के साथ अपना जो 26 जुलाई जो है उसको अपना विजय दिवस मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। और कहा जाता है यहाँ पे भारतीय आर्मी जो थी ना, आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि वहां पे जो डिप्लॉय जो हुआ था ना, क्या हुआ था अपना जो नेशनल, एक चीज और बताता हूं मैं, क्योंकि ये जो कारगिल देखो ये अपनी एलओसी है, ठीक है, एलओसी यहाँ पे ये था कारगिल की हिल्स, ठीक है। और ये यहाँ पे अपना श्रीनगर जो थी, कैपिटल जो थी श्रीनगर, और यहां पे था ले, और यहां पे है कारगिल। देखो क्या होता था, यहां पे एक नेशनल हाईवे था, एक सड़क थी, ये यहां से श्रीनगर से कारगिल होते हुए ले जाती थी। इस नेशनल हाईवे का नाम था NH1D, NH1D। ये नेशनल हाईवे श्रीनगर से किसको जोड़ता था, ले को जोड़ता था। पाकिस्तानी के जो सैनिक जो यहाँ पे पहाड़ियों पे बैठे थे, उनकी नजर इसी नेशनल पे हाईवे पे थी कि क्यों ना इस नेशनल हाईवे को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि कम्युनिकेशन जो होगा भारतीय सैनिकों का वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो एम्युनेशन है, वेपन्स है, उन सब की सप्लाई, खाने की सप्लाई भी बंद हो जाएगी। और कहा जाता है कि भारतीय सैनिक यहां से श्रीनगर से जो भी सामान या पोस्टर से जो भी सामान कारगिल लेके आ रहे थे, वो दिन में नहीं जाता था, रात में जाता था। और रात में भी एकदम ट्रक्स जो लोड होके जा रहे हैं उनकी लाइटें बंद, बिल्कुल। 2 व्यक्ति आगे से एक बार टॉर्च दिखाते, बंद कर ले, ठीक है, ट्रक थोड़ा आगे सर के टॉर्च दिखाए, बंद कर ले। उनको पता था कि लाइटिंग होते ही यहाँ पे थ्रस्ट फायरिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस नेशनल हाईवे को, एक और रीजन था इस नेशनल हाईवे को टारगेट करने का, मैंने बताया था यहाँ पे अपना सियाचिन ग्लेशियर है। और सियाचिन, जिनको पता था कि इस नेशनल हाईवे को अगर काट दिया जाए तो सियाचिन ग्लेशियर भी क्या होगा, भारत से कम्युनिकेशन कट जाएगा, भारत के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। और क्या होगा, कनेक्शन नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो सैनिक है वो भूख से क्या होंगे, मर जाएंगे। परवेज मुशर्रफ ने कहा अपनी स्टेटमेंट में कि जब ये युद्ध हम जीत जाएंगे तो वहां पे भूखे सैनिकों को हम उठा के फेंक देंगे। तो ये टारगेट था कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध एक युद्ध जो था वो सियाचिन ग्लेशियर के लिए युद्ध था।
एक तो ये एरिया तो आता है इनके पास, सियाचिन ग्लेशियर पे भी पाकिस्तान का कब्जा हो जाता है अगर कारगिल युद्ध में अपन हार मान लेते या हार जाते, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य जब जोर लगाता है तो पत्थर में से भी पानी निकाल देता है। तो वो ही हुआ यहाँ पे, जो असंभव जो जीत थी ना उसको भी भारतीय सैनिकों ने संभव कर दिया। कहा जाता है कि पहाड़ियों की जो चोटियां थी ना, उनकी जो एंगल जो डिग्री था ना, कहा जाता है कि कहीं कहीं तो 80 डिग्री की पहाड़ियां थी, ऐसे 80 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, 80 डिग्री पहाड़ियां, इन पे चढ़ना कितना मुश्किल होगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि मनुष्य जब जोर लगाता है तो पत्थर से भी पानी निकाल देता है, ठीक है। वही हुआ यहाँ पे, भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी और वहां पे वार मेमोरियम भी बनाया गया है अभी। द्रास जो सेक्टर ना, द्रास सेक्टर जो है वहां पे वार मेमोरियम है, उसके सामने से सीधा तोलोलिन हिल्स हमें दिखती है, ठीक है। चलो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। भारतीय शहीदों जो वीर जवान है भारत की माटी के लिए जिन्होंने अपने बलिदान दिया, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, ठीक है। नमस्कार।